इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि अलग अलग कामों के लिए चेक को कैसे फिल करना है। जैसे चेक से कैश विड्रॉल करना है, NEFT करना है, RTGS करना है, फंड ट्रांसफ़र करना है या DD बनाना है। और चेक में दिए गए हर फील्ड की डिटेल भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी ने पेमेंट करने के लिए चेक दिया है और आपको ये देखना है कि ये चेक असली है या नकली, तो इसके लिए हमने अपने एक वीडियो में डिटेल में बताया है, जिसका लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम चेक में दिए हुए हर फील्ड को समझ लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग कामों के लिए चेक इशू करने में इनमें से किन फील्ड्स में क्या चेंजेस करना होता है। चेक में ये वाली फील्ड्स चेक की डेट फिल करने के लिए दी हुई है और यहाँ नीचे इस डेट को किस फॉर्मेट में फिल करना है वो फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ 2 बॉक्स डेट फिल करने के लिए दिए हैं, 2 बॉक्स मंथ फिल करने के लिए दिए हैं और 4 बॉक्स में ईयर फिल करना है। अगर हमें चेक में 9 अगस्त 2024 की डेट डालना है तो उसे इस तरह से चेक में हम फिल करेंगे। चेक की वैलिडिटी चेक के ही ऊपर लिखी हुई होती है। जनरली ये वैलिडिटी 3 महीने की होती है। इसका मतलब है कि जिस डेट को चेक पर लिखा गया है उस दिन से 3 महीने के अंदर उस चेक को बैंक में प्रेजेंट कर देना है, मतलब उस चेक का यूज़ कर लेना है। उसके बाद उसी डेट के साथ अगर बैंक में प्रेजेंट किया जाता है तो बैंक द्वारा उस चेक को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह के चेक जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई हो उन्हें स्टेल चेक कहा जाता है। स्टेल चेक को ड्रॉवर के द्वारा, मतलब जिसने चेक इशू किया है उसके द्वारा न्यू डेट डाल के उसे अपने फुल सिग्नेचर से ऑथेंटिकेट करके फिर से वैलिडेट किया जा सकता है। चेक में जहां रुपीज़ और रुपए लिखा हुआ है और इसके सामने में जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स लिखा जाता है, मतलब जितने रुपयों का चेक अपने को इशू करना है वो अमाउंट यहाँ पे शब्दों में हमें लिखना होता है। जैसे अगर हमें 20,000 रुपयों का चेक इशू करना है और अगर हम चेक को हिंदी में फिल कर रहे हैं तब हम यहाँ पर 20,000 रुपये मात्र लिखेंगे, और अगर हम चेक को इंग्लिश में फिल कर रहे हैं तब हम यहाँ पर 20,000 ऑनली लिखेंगे। इस तरह से जब हम अमाउंट्स को वर्ड्स में लिख रहे हैं तब हमें यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि चेक में जहाँ रुपीज़ और रुपए लिखा है, इस लिखे हुए के जितने पास से हो सके उतने पास से हमें लिखना स्टार्ट करना है, ताकि इस जगह पे गैप कम रहे, उस जगह पे और कोई कुछ ना लिख सके। और अमाउंट लिखने के बाद ऑनली या मात्र ज़रूर लिखे, ताकि अगर चेक किसी थर्ड पार्टी के हाथ में जाए तब वो अमाउंट के आगे या पीछे कुछ लिखकर अमाउंट मॉडिफाई ना कर सके। अमाउंट लिखने के बाद बची हुई स्पेस में आप लाइन भी खींच सकते हैं। चेक में ये वाली फील्ड अमाउंट को फिगर्स में लिखने के लिए दी गई है, मतलब यहाँ अमाउंट को नंबर्स में लिखना है। अगर अमाउंट 20,000 है तब हम यहाँ इस तरह से नंबर्स में 20,000 लिखेंगे। यहाँ पे 20,000 लिखने के बाद सामने में ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ना है और 20,000 लिखने के बाद आप फिगर को इस तरह से क्लोज कर सकते हैं, ताकि इसके आगे या पीछे कोई कुछ लिखकर फिगर को मॉडिफाई ना कर सके। चेक में अमाउंट फिल करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अमाउंट इन वर्ड्स और अमाउंट इन फिगर्स हमेशा सेम होने चाहिए, वो अलग अलग ना हो। चेक में जहाँ पर पे लिखा हुआ है इसके सामने हम पेई की डिटेल डालेंगे, लेकिन इस पेई की डिटेल को कैसे फिल करना है इसको जानने से पहले हम देख लेते हैं कि चेक इशू करने वाला ड्रॉवर चेक पे साइन कहाँ पे करेगा। चेक के राइट साइड के निचले हिस्से में जहाँ लिखा हुआ होता है प्लीज़ साइन अबाव, इसके ऊपर में चेक इशू करने वाले को अपने साइन करने होते हैं। अब हम देखेंगे कि जब हमें अलग अलग कामों के लिए चेक इशू करना हो तब पे के सामने पे वाली जगह पे हमें क्या क्या लिखना होगा। जब हमें अपने ही अकाउंट से चेक के द्वारा कैश निकालना हो तब हम पे के सामने सेल्फ लिखेंगे। अगर चेक हिंदी में फिल कर रहे हैं तब हम यहाँ स्वयं लिख सकते हैं। बाकी सभी फील्ड्स जैसे डेट, अमाउंट, साइन सब जैसे पहले वीडियो में बताया गया है और इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसी तरह से फिल करना है। यहाँ बस ये ध्यान में रखना है कि कैश विड्रॉल के लिए जो चेक इशू किया गया हो उसमें जनरल या अकाउंट पे ही क्रॉसिंग नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्रॉसिंग करने से उस चेक से कैश विड्रॉल नहीं कर सकेंगे। ऐसे क्रॉस चेक को सिर्फ पेई के बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है। अगर अपने बैंक अकाउंट से किसी दूसरे इंडिविजुअल को कैश में पेमेंट करना हो तब उनका नाम पे के सामने लिखकर चेक दे देंगे। जनरली इस तरह के थर्ड पार्टी कैश पेमेंट ड्रॉवर के होम ब्रांच में ही एक सर्टन लिमिट तक किए जाते हैं। जनरली ये लिमिट 50,000 तक की होती है और नॉन होम ब्रांचेस में इस तरह के थर्ड पार्टी कैश पेमेंट नहीं किए जाते हैं। इसीलिए इस तरह के थर्ड पार्टी कैश पेमेंट के लिए चेक इशू करने से पहले हमें अपने बैंक से इन कैश पेमेंट लिमिट को कन्फर्म कर लेना चाहिए। अगर अपने अकाउंट से हमें किसी और के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना हो, चाहे उसका अकाउंट हमारी ही बैंक में हो या किसी और बैंक में हो,
तो पे के सामने हमें उस पार्टी का नाम एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है जैसे उसके बैंक अकाउंट में उसका नाम रजिस्टर्ड हो, नहीं तो नेम मिसमैच होने की वजह से चेक रिटर्न हो सकता है। इस तरह के फंड ट्रांसफर्स या क्लियरिंग के लिए चेक इशू करते समय जनरल या अकाउंट पेई क्रॉसिंग जरूर कर लेना चाहिए। इससे चेक का अमाउंट पेई के बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट होगा और ऐसे क्रॉस चेक से कैश में पेमेंट नहीं लिया जा सकेगा। जब हमें अपने अकाउंट से NEFT या RTGS करना हो या DD बनाना हो, तब जो चेक हम बैंक में देंगे उसमें पे के सामने पेई वाली जगह पे योरसेल्फ फॉर NEFT या RTGS या DD इस तरह से लिखकर चेक को बैंक में देना है। इन कामों के लिए जब हम चेक बैंक में देंगे तब हमें चेक पर क्रॉसिंग नहीं करना है। और अमाउंट वाली फील्ड में रकम फिल करने से पहले अपने बैंक से ये कंफर्म कर ले कि अमाउंट वाले फील्ड में सिर्फ NEFT या RTGS या DD बनाने के लिए जो अमाउंट है वही डालना है, या इस अमाउंट में बैंक के द्वारा लिया जाने वाला सर्विस चार्ज भी ऐड करके फिर टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखना है। बैंक से ये कंफर्म करने के बाद ही आप इन कामों के लिए चेक पे अमाउंट लिखिए। जब भी हम NEFT करने के लिए, RTGS करने के लिए या DD बनाने के लिए चेक बैंक में देते हैं, उसके साथ हमें इन कामों के लिए लगने वाला एक एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करके देना होता है। इस तरह से आप अलग अलग कामों के लिए चेक फिल कर सकते हैं।